किसानों को बताएं कैसे खेत तैयार करें। बीजों का उपचार सबसे आवश्यक है इस वक्त आपके लिए। बीजोपचार के लिए 1 ग्राम टेबुकोनोजोल प्रति किलोग्राम सीड की मात्रा के साथ मिला करके और उसको उपचारित कर लें तो ये फंगल डिजीज है वो नहीं आएगी। क्या फर्क आता है यदि उसमें देरी की जाए, डिले किया जाए? एक तो टिलरिंग कम हो जाती है आपकी, और दूसरा दानों का भराव जो है उसको पूरा टाइम सफिशिएंट नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा यील्ड का फर्क आता है। गेहूं की बुआई का समय चल रहा है, किसानों ने बुआई करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जहां बुआई होना बाकी है। तो आज इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं करनाल स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। सर, बड़ी चर्चा होती है अक्सर कि धान गेहूं जैसी फसलों में वो बात नहीं है। कहा जाता है आप कैश क्रॉप पे जाएं, सब्जी उगाएं, लेकिन ज़रूरी तो धान गेहूं भी है, चाहिए वो भी हमें। बिल्कुल सही आपने कहा। धान गेहूं एक फसल आधार है जो कि बेस प्रोवाइड करता है फूड सिक्योरिटी के लिए। इस समय गेहूं की बिजाई का समय चल रहा है, कई जगह किसानों ने शुरुआत कर दी है, लेकिन बड़ा क्षेत्रफल अभी बाकी है। तो किसानों को बताएं कैसे खेत तैयार करें। ज़्यादातर धान लगाते हैं इस एरिया में लोग, तो पराली प्रबंधन का एक विशेष मुद्दा आता है। तो उसमें यह है कि कुछ लोग तो पराली को बेल बना करके उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, और अगर आप उसको खेत में रखना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि आप उसको इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, खेत में मिला दीजिए उसको। और हमारे पास मशीनें हैं, हैप्पी सीडर है या सुपर सीडर है, उसके माध्यम से आप डायरेक्ट तूड़ी के अंदर बिजाई भी कर सकते हैं। खेत को और कैसे तैयार करें, उसमें क्या खास अभी से करें? खेत की तैयारी के लिए अगर आपको जुताई करके बिजाई करनी है तो जैसा कि पलेवा लगाने के बाद उसके बाद जब खेत की नमी प्रॉपर कंडीशन में आ जाए तो लोग किसान भाई जो है खेत को तैयार करते हैं। और इस वक्त ध्यान रखने की जो बातें हैं प्रमुख रूप से बीजों का उपचार सबसे आवश्यक है इस वक्त आपके लिए। बीजोपचार के लिए 1 ग्राम टेबुकोनोजोल प्रति किलोग्राम सीड की मात्रा के साथ मिला करके और उसको उपचारित कर लें तो ये जो फंगल डिजीज़ है वो नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि अगर दीमक है कहीं पर तो क्लोरपायरीफॉस उससे बीजोपचार करें तो दीमक की समस्या भी नहीं होगी। अब आते हैं बात वैरायटीज़ की, किस्मों की। जो हमारी समय से बुआई के लिए है वो अलग किस्में हैं और देर से बुआई के लिए अलग किस्में हैं। तो अगर आप समय से जैसे नवंबर में भी बिजाई कर रहे हैं तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वो 15 नवंबर तक कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम गेहूं लगा दें। पछेती किस्मों के लिए दिसंबर में हम लेते हैं। तो अगेती जो अभी समय से बिजाई के लिए जो किस्में हैं हमारे पास खास करके वो DBW 327 है, DBW 372 है, PBW 872 है, PBW 826 है, WH 1270 है। इस तरीके से और भी DBW की प्रजातियां हैं जो पिछले दिनों से चली आ रही हैं, जैसे DBW 303 है या DBW 222 है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। पछेती बिजाई के लिए जो दिसंबर की बात हो रही थी उसके लिए जो प्रमुख किस्में हैं वो JKW 261 है, इसके अलावा WH 1124 है, इसके अलावा एक PBW की वैरायटी है 771। क्या फ़र्क आता है यदि उसमें देरी की जाए, डिले किया जाए? देर से बिजाई के हुए क्या होता है कि एक तो टिलरिंग कम हो जाती है आपकी, और दूसरा दानों का भराव जो है उसको पूरा टाइम सफिशिएंट नहीं मिल पाता है। तो क्योंकि तापमान अचानक से बढ़ने से वो एकदम से बिल्कुल क्रॉप धीरे धीरे मैच्योर होने शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा यील्ड का फ़र्क आता है। और खेत की तैयारी के टाइम जब आप बिल्कुल तैयार हैं बिजाई के लिए तो फिर खाद मिलाना ज़रूरी होता है। DAP 1 बैग 1 एकड़ के लिए और 25 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश वो ले लीजिए और उसको मिला करके लगाइए, खेत में दीजिए। और इसके अलावा सिंचाई के दौरान फिर नाइट्रोजन की मात्रा देनी पड़ती है और करीब 55 किलोग्राम पहली सिंचाई पे और 55 किलोग्राम यूरिया जो है दूसरी सिंचाई पे दिया जाता है। अगर आपके पास DAP नहीं है और बेहतर आप संसाधन और भी चाहते हैं तो NPK है 12-32-16 75 किलोग्राम NPK, और उसके साथ आप वहाँ पे लगा सकते हैं। और बाकी नाइट्रोजन की मात्रा जो है यूरिया के माध्यम से 55 किलो पहली और दूसरी सिंचाई पे देना चाहिए। आजकल सर बात होती है खेती में तकनीक के इस्तेमाल की, आधुनिकीकरण की। तो गेहूं की खेती में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर किस तरह की तकनीक है जिसका इस्तेमाल किसान कर सकते हैं? सबसे पहले तो लेज़र लेवलिंग अगर यूज़ करते हैं तो उससे पानी की मात्रा भी बचती है उनकी। दूसरा ये है कि लाइन की बिजाई करने से मशीनों के द्वारा उत्पादकता भी बढ़ती है। तीसरी बात यह है स्प्रे में भी जैसे बताते हैं कि उसके नोजल वगैरह की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अभी जैसे ड्रोन का भी उपयोग धीरे धीरे लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ड्रोन का उपयोग किया जाए उसमें। उसके अलावा फिर जो है हार्वेस्टिंग में और थ्रेशिंग में कंबाइन वगैरह आजकल यूज़ होती है,
तो भी एक बहुत प्रमुख रूप से तकनीकी का प्रयोग हो रहा है इसमें। आजकल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, जो मोनोक्रॉपिंग से एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन सा देखने को मिलता है, उसमें संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि लगातार एक ही फसल चक्र की बजाय वो फसल चक्र में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं। उससे क्या होता है, न सिर्फ आपकी मृदा की जो कैपेसिटी है वो ठीक होती है, उसकी उर्वरता बनी रहती है, बल्कि बाकी कीट पतंगे वगैरह भी उनका भी प्रबंधन हो जाता है। गेहूं के साथ जब हम सहफसली की बात करें तो क्या कहेंगे? जहाँ लेबर की उपलब्धता है वहाँ तो सहफसलीकरण आप कर सकते हैं कि 3 पंक्तियाँ गेहूं की लगाई और 2 पंक्तियाँ आपने किसी और क्रॉप की लगा ली। जैसे कई किसान भाई क्या करते हैं कि अपने खेत की उपज को अपने लिए रखते हैं, तो वहाँ वो उस ढंग से उसके साथ मिला करके या तो कोई दलहनी फसल या फिर वो तेल की फसलों को लगा सकते हैं। हमने शुरू में एक बात आपसे जिक्र किया था कि गेहूं धान इसलिए किसान का मुंह भंग होता है कि आमदनी नहीं दिखती, तो आप क्या सुझाव देंगे? आमदनी कैसे बढ़ सकती है इन फसलों से? ये तो नहीं कह सकते कि गेहूं धान से किसान को आमदनी नहीं होती है, किसान को आमदनी होती है। हाँ, लेकिन ये है कि मार्केट अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर उनके पास नज़दीक में मार्केट अवेलेबल है तो निश्चित रूप से थोड़ी हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट क्रॉप्स हैं, कुछ उस ढंग की कोई चीज़ अगर लगाते हैं उनको, तो उनके आमदनी के ज़रिए खुलते हैं, रास्ते खुलते हैं उससे भी। अब तो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स की बात हो रही है, गेहूं में भी उपलब्ध है विकल्प किसान के सामने। किसान को उस तरफ कितना बढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाज़ार कैसा है अभी? हमारे यहाँ काफ़ी सारी मात्रा में जो खाद्यान्न के माध्यम से ही मिल पाती है एनर्जी, उससे कार्बोहाइड्रेट वगैरह से जो है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है शरीर को, जिंक हुआ, आयरन हुआ, तो इसके लिए जो हमारी नई वेराइटीज़ आ रही हैं और काफ़ी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जिंक और आयरन तत्व की मात्रा जो है पहले की प्रजातियों से वो थोड़ा सा बेहतर है। तो अगर उसको यूज़ करते हैं, जिसको हम बायोफोर्टिफाइड बोलते हैं, तो उनको अन्न के साथ ही, कार्बोहाइड्रेट के साथ ही जिंक और आयरन भी अवेलेबल होता है, जो कि बेहतर होता है स्वास्थ्य के लिए। जौ बहुत पौष्टिक है, पहले के समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, लेकिन अभी वो किसानों के बीच में उतना कह सकते हैं लोकप्रिय नहीं रह गया है, उतना किसान जौ की खेती की तरफ अपना रुझान नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, किसान जब भी कोई चीज़ का उत्पादन करता है तो उसको कहीं न कहीं से उसके आर्थिक स्थिति के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। तो मार्केट अवेलेबिलिटी अगर किसी भी चीज़ की होगी, जैसे अभी आपने देखा कि श्री अन्न के बारे में, तो जैसे ही मार्केट अवेलेबिलिटी बढ़ी, किसानों को फ़ायदा होने लगा, तो बहुत सारे किसान भाई जो है श्री अन्न की तरफ भी बढ़ चले हैं। वैसे ही जौ जो है, अभी जो हमारी लाइफस्टाइल चीज़ें हैं, जहाँ शुगर लेवल बढ़ रहे हैं, वहाँ पे लोग आप देख रहे होंगे आटे में मिला करके, गेहूँ के आटे में मिला के जौ का आटा खा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे जौ किसानों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है और उसके लिए मार्केट जैसे जैसे डेवलप होता रहेगा वैसे वैसे किसान भाई हमारे जौ भी लगाएंगे साथ में। किसानों के लिए 5 टिप्स आपकी तरफ से, जिससे उन्हें इन फसलों की खेती से भी एक बेहतर आमदनी हो सके। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि लागत को कम से कम रखा जाए। तो उसके लिए कैसे करेंगे आप, कि जैसे बताया कि लेज़र लेवलिंग होगी तो आपका खाद और पानी समुचित तरीके से खेत में पहुँचेगा। आप अनायास ही अधिक खाद का उपयोग, जैसे कई किसान भाई क्या होता है कि पड़ोसी किसान को देख करके कि उन्होंने थोड़ा ज़्यादा यूरिया डाल दिया तो हम भी डाल देते हैं, शायद इससे फ़ायदा हो जाएगा, या कई बार कोई रोग नहीं आया है तो भी उन्होंने छिड़काव कर दिया। तो आप अपने नज़दीक के केंद्र से संपर्क करें, केवीके से या हमारे यूनिवर्सिटी से या हमारे संस्थान से, और जब तक हमारे साइंटिस्ट लोग न कहें कि कोई चीज़ आप डालें उसके अंदर, तब तक अनायास रूप से प्रयोग न करें, तो आपका लागत बचेगी इससे। एक तो ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि सिंचाई के वक्त भी आप ध्यान रखें। जैसे आपने पराली के अंदर अगर लगाया हुआ है तो आप यूरिया जो छिड़कते हैं वो पानी देने से पहले छिड़क दीजिए, तो पानी के माध्यम से वो पराली के ऊपर से निकल जाएगा, अंदर चला जाएगा खेत में, उससे निश्चित रूप से थोड़ा सा और बेहतर हमारी फसल होगी। और उसके अलावा ये है कि आप ज़रूर खेत में जाएंगे, समय समय पर जाते रहिए और देखिए अगर कहीं कोई दिक्कत दिख रही है, कोई परेशानी दिख रही है, आप तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बहुत सारे और सोशल मीडिया के तरीके हैं, और या अपने नज़दीकी केंद्र पे जा कर के आप उनसे बात करें और तुरंत उसका प्रबंधन करें ताकि आपका कोई नुकसान होने से बचे। खरपतवार प्रबंधन किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है जब आप अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो, और इसके लिए बिजाई के 3 दिन के अंदर आप पायरोक्सी सल्फोन 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें, या फिर एक 3 दवाओं का मिश्रण है, एक क्लोनिफेन, डाइक्लोनिफेनिक्वेन और उसके अलावा पायरोक्सी सल्फ्यूरान उसके अंदर भी है। इसका 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप छिड़काव करते हैं तो इससे अच्छी तरीके से खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज यहाँ पर हम लोग के साथ साझा करने के लिए। तो आप यहाँ पर डॉक्टर रतन तिवारी जी को सुन रहे थे और उन्होंने आपको बहुत सी बारीक जानकारियाँ दी हैं। आप खेत कैसे तैयार करें, बीज शोधन कैसे करें,
किन किस्मों का आप चयन करें, किन वैरायटी का आप चयन करें, किस समय आप लगा रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर सहफसली किन के लिए अच्छी है, किन के लिए नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई समस्या हो तो आप अपने जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ जा सकते हैं, कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं और करनाल में ये जो संस्थान है यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।